हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। नारीवादी उपागम को समझने के लिए जो विचारक हमारे समक्ष आते हैं वो है जे.एन. टिकनर। जे.एन. टिकनर के द्वारा दिए गए उनके नारीवादी संबंधी विचारों के बारे में आज इस अंक में हम जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नारीवादी उपागम जो है उसका देखने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। नारीवादी जो दृष्टिकोण है, जे.एन. टिकनर जो अपना मत सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि नारीवादी उपागम को देखने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है या उसका जो दृष्टिकोण है वह किस तरह से है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पथ पर चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है जिससे हमारी ये क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ मैं क्लास के अंत में जरूर बताऊंगा कि कहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो जे.एन. टिकनर कहते हैं कि नारीवादी शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान व मुक्ति दिलाना है। तो जे.एन. टिकनर कहते हैं कि नारीवादी शब्द का प्रयोग उस विचारधारा या आंदोलन के रूप में किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे पुरुष सत्तात्मक प्रधान जो समाज था उसमें जो महिलाओं को उचित स्थान दिलाने का कार्य करता है वो नारीवादी दृष्टिकोण करता है। आगे कहते हैं कि नारीवाद एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन है जो समकालीन समाज में नारी की अधीनस्थ और उत्पीड़ित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने का आकांक्षी है। तो इस तरह से जो नारीवादी की जो पहला ही कोट है वो कहते हैं कि या तो पुरुषों के बराबर जो है उनको अधिकार मिलने चाहिए और नारी जो सदियों से ही पुरुषों के अधीन रही है उनसे उसको स्वतंत्रता देने का कार्य नारीवादी दृष्टिकोण करता है। साथ ही कहते हैं कि नारीवाद पितृसत्ता को नारी के शोषण और उसकी नियम स्थिति के पीछे मुख्य कारण है मानता है। पितृसत्ता है, इसकी वजह से जो है नारी का शोषण और उसकी निम्न स्थिति जो है सामाजिक संरचना के कारण जो है इसका मुख्य कारण है। और ये समग्र इतिहास जो पैतृक सामाजिक संरचना का इतिहास मानता है जिसके दौरान पुरुष ने नारी पर शासन किया है। नारीवाद इस बात का आहत करता है कि पैतृक संरचना के चलते पुरुष प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने हेतु समाज की सभी वर्गों की महिलाओं को एकजुट होना चाहिए। यहाँ एकजुट होने की बात करता है नारीवादी। और नारीवादी महिलाओं को अधीनता को खत्म करने के लिए विश्वव्यापी लिंग आंदोलन आकांक्षी है। यह एक जेंडर वेस्ट जो है मूवमेंट की बात करता है नारीवादी। कहता है कि जेंडर वेस्ट नारीवादी होनी चाहिए और इसमें सभी महिलाएं जो है आनी चाहिए, सभी महिलाओं का जो है इसमें कार्य होना चाहिए क्योंकि एकजुट की बात करता है। फिर ये आगे कहता है कि कुल मिलाकर एक अवधारणा के रूप में नारीवाद महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत है। गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील एक विचारधारा है। नारीवाद वह विचारधारा है जो नारी को उचित स्थान व प्रतिष्ठा दिलाने के पक्षधर है। आगे नारीवादियों का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह एक पुरुष का विश्व है। यानी कि वो पुरुष का विश्व कैसे है कि एक शक्ति तथा संघर्ष का विश्व है जिसमें युद्ध करना एक विशेषाधिकृत गतिविधि है। परंपरागत रूप से कूटनीति, सैनिक सेवा तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान पुरुष प्रभुत्व से भरा पड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि शक्ति के संदर्भ में जो है पुरुष को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें कि युद्ध करना या उसकी परंपरागत जो कूटनीतिक है, सैनिक जो रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या किसी राष्ट्र की सेना में वो ज़्यादातर पुरुष रहते हैं। तो इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक पुरुष का विश्व है, ये जे.एन. टिकनर का मानना है। साथ ही वो कहते हैं पहले स्त्रियों को मुश्किल से पेशेवर कूटनीतिज्ञ या सेना में शामिल किया तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां कम ही रही है और सुरक्षा विशेषज्ञों में स्त्रियों की कमी रही है। तो इस संदर्भ में जे.एन. टिकनर अपने परिचय में ही ये बात स्पष्ट करते नजर आते हैं कि जो उपागम है वो नारियों के हक की बात करता है और नारियों के संबंध में उनके द्वारा दिए गए उन सभी सिद्धांतों के बारे में अपने मत को प्रदर्शित करता है। आगे वो बताते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जे.एन. टिकनर इस प्रश्न की खोज करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व का जो है पुरुष को जे.एन. टिकनर इस प्रश्न की खोज करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पुरुष का विश्व क्यों मान लिया गया है तथा स्त्रियों को विदेश नीति निर्माण, सेना तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर क्यों रखा गया है। इस पर जो है वो अपने विचार जो है इस प्रश्न के दायरे में लेकर आते हैं। वहीं टिकनर का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर मामले में पुरुष को प्राथमिकता दी गई और इसकी जड़ें टिकनर ने परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करने वाले विचारक हैंस मोरगेंथु के संदर्भ में जो है बात रखी। कहा कि हैंस मोरगेंथु के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में पाई और उनका परीक्षण किया और बताया कि मोरगेंथु ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन पुरुष परिप्रेक्ष्य की नींव रखने के लिए किया है। टिकनर ने पाया कि मोरगेंथु के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी थी तथा उनकी भाषा 2 अर्थ रखती थी। इनके जो हैंस मोरगेंथु ने जो परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत के रूप में जो अपने ये 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, इन 6 सिद्धांतों को जे.एन. टिकनर कहती हैं कि यह अपने जब ये 6 सिद्धांतों का जब ये अध्ययन करती हैं तो पाती हैं कि यथार्थवाद के जो ये 6 सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी है इनमें तथा उनकी भाषा जो है वो 2 अर्थ रखती है। जे.एन. टिकनर के अनुसार मोरगेंथु द्वारा राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को निम्न रूप से सारभूत किया जा सकता है जो पुरुष परिप्रेक्ष्य में ढले हुए हैं। उनके 6 सिद्धांत जो दिए गए हैं, पहले जे.एन. टिकनर उन पर बात करती है। जब पहला सिद्धांत हम देखते हैं, पहला सिद्धांत जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव लॉज की बात करता है। वो कहते हैं कि राजनीतिक समाज की भांति वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित है। जिस तरह से समाज एक प्रजासत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा संचालन किया जाता है, ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समाज की भांति ही वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित किया जाता है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है जो अपरिवर्तनीय है। जैसे समाज में क्या है, प्रजासत्तात्मक व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद जो है मानव का जो स्वभाव है वह उस तरह से ढल जाता है प्रजासत्तात्मक की तरह, तो उससे क्या होता है कि वो नियम कोई परिवर्तनीय नहीं होता। ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में भी ऐसे नियमों का लागू होना आवश्यक हो जाता है, जब हैंस मोरगेंथु अपने पहले सिद्धांत में इस बात को साबित करते हैं। दूसरा सिद्धांत जो देते हैं वो कहते हैं, दूसरे सिद्धांत में देखते हैं कि राजनीति यथार्थवाद का मुख्य प्रतीक क्या है, वो हित की अवधारणा और हित शक्ति के रूप में परिभाषित होते हैं। हित की अवधारणा यानी किसी भी राष्ट्र का, नेशन राष्ट्र का अपने जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका हित होता है वो सर्वोपरि होता है। अपने हित के लिए वो अपने शक्तियों का जो है बढ़ाता है और अपने हित के अनुसार ही शक्तियों का या किसी भी तरह के संधि के द्वारा कार्य को करता है। तीसरा सिद्धांत जो हम देखते हैं वो है यथार्थवाद का। यथार्थवाद यह ग्रहण करता है कि हित शक्ति के रूप में परिभाषित है। जो हित है वो नेशन की शक्ति पर परिभाषित है, नेशन राष्ट्र नेशन के शक्ति के केंद्र में ही परिभाषित किया जाता है, परंतु जो सार्वभौमिक रूप से मान्य है, लेकिन इस अर्थ के साथ नहीं कि यह एक बार स्थिर हो जाएगी, तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। शक्ति पुरुष का है, पुरुष के ऊपर नियंत्रण है। वो ये कहते हैं कि जैसे शक्ति है तो ये मान ली जाए कि ये सार्वभौमिक है, ऐसा भी नहीं है। सार्वभौमिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो हित है, किसी नेशन स्टेट का जो हित होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। हो सकता है कि आज किसी ऐसे राष्ट्र के साथ उसके संधि हैं जिससे उसके हित और शक्तियों के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे राष्ट्र के साथ उसकी दूसरी शक्तियों मान्य हो जाएगी। इस स्थिति में कहते हैं कि एक बार स्थिर हो जाएगी ऐसा सत्य नहीं है, और यह शक्ति पुरुष केंद्रित है और पुरुष के ऊपर ही ये नियंत्रण रखता है। जो चौथा सिद्धांत बात करते हैं वो कहते हैं कि चौथा सिद्धांत जो है वो नैतिकता से परे है। राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी राजनीतिक क्रिया के नैतिक आवश्यकता से परिचित नहीं है। ये किसी तरह के भी नैतिक लॉज को मान्यता नहीं देता। वो कहता है फिर वो अपने हितों को पूरा करने के लिए नैतिक कानूनों की अवहेलना कर सकता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी राजनीतिक क्रिया के यानी किसी भी राजनीतिक कार्य को करने के लिए नैतिक महत्व से परिचित है। यानी राजनीतिक यथार्थवाद नैतिकता की आवश्यकता से परिचित नहीं है। वो नैतिक लॉज तो करता है लेकिन उसकी जो सच में जो जरूरत है उससे वो परिचित नहीं है। फिर भी वो अपने हितों को ही पूरा करने के लिए नैतिक कानूनों की अवहेलना कर सकता है। यानी उसके जो नेशन स्टेट के जो चीज़ें रहेंगी और उस पर क्या है उसके हितों की बात होगी, तो उसके हितों के द्वारा क्या होगा
तरह की चीज़ों को वो करेगा, वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन नेशन स्टेट के संदर्भ में वह अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। जो पांचवा सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी राष्ट्र विशेष की नैतिक आकांक्षाओं को संपूर्ण विश्व को शासित करने वाले नैतिक कानूनों को जोड़ने या उनकी पहचान को स्वीकार नहीं करता। यह एक अवधारणा है कि हित शक्ति के रूप में परिभाषित है, जो नैतिक बहुलता तथा राजनीतिक मूर्खता से हमारी रक्षा करता है। वो कहते हैं कि जो पांचवा सिद्धांत है वो मुख्य रूप से जो नैतिक बहुलता तथा राजनीतिक मूर्खता से हमारी रक्षा करता है। जब अपने छठे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि राजनीतिक यथार्थवादी राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल देता है। इस तरह से वो जो जे.एन. टिकनर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इनके 6 सिद्धांतों की पहले चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उनके सिद्धांतों में क्या कमी है, जिसके कारण नारीवादी परिप्रेक्ष्य की अवहेलना करते हुए कैसे एक पुरुषवादी जो संरचना है यथार्थवादियों की उससे ग्रसित नजर आता है। इन 6 सिद्धांतों का जब वो प्रतिपादन कर लेते हैं जे.एन. टिकनर, तो जे.एन. टिकनर का पूरा विश्वास हो जाता है कि जो मोरगेंथु का राजनीतिक यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत तथा व्यवहार का निरीक्षण करने के संबंध में पुरुष तत्व से प्रभावित है, वह इसे पुरुष के पक्ष में दर्शाते हैं। वह कहती हैं कि यह मानवीय स्वभाव पर आधारित अवधारणा है जो पुरुषों को विशेषाधिकृत करती है, जो पुरुषों को एक विशेष अधिकार जो देती है। और टिकनर का मानना है कि यथार्थवाद निष्क्रिय है, क्योंकि यथार्थवादी मानते हैं कि इसमें बहुविध यथार्थ भरे पड़े हैं तथा यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक यथार्थवादी तस्वीर को सामने लाता है। लेकिन यथार्थवादी रूप से संघर्ष के साथ साथ सहयोग, बल प्रयोग के साथ नैतिकता तथा न्याय के लिए संघर्ष करने के साथ साथ व्यवस्था की भी पहचान पर ध्यान देता है। टिकनर द्वारा दी गई विशेषताएं हमें इन बहुविध आयामों को समझने में मदद कर सकती है। तो इस तरह से जो है जे.एन. टिकनर का ऐसा पूरा विश्वास हो जाता है। तो इस तरह से जो है जे.एन. टिकनर का इस बात पे पूरा विश्वास है कि भाई जो हैंस मोरगेंथु हैं उनका जो राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत तथा व्यवहार का निरीक्षण करने के संबंध में पुरुष से प्रभावित इसे पुरुष के पक्ष में दर्शाया गया है, जिसमें कि नारियों की जो नारीवादी जो स्त्रियों की है उसमें अवहेलना की गई है। तो इस संदर्भ में जो है टिकनर द्वारा जो है कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं। तो जे.एन. टिकनर के संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, मैं बताऊं आपको कि जे.एन. टिकनर जो है एक स्त्री है, यानी जे.एन. टिकनर स्त्री हैं। हालांकि इनके नाम से जो है पता नहीं लगता, क्योंकि मैं भी अपने विद्यार्थी काल में जब मैं अभी विद्यार्थी जीवन में था तो क्या था कि उस समय जे.एन. टिकनर को मैं एक पुरुषवादी विचारक समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह एक पुरुषवादी विचारक ना होकर ना कि ये पुरुष नहीं है बल्कि एक स्त्री है। तो इस तरह से जो है ये शुरुआती दौर में चीज़ें होती हैं ऐसे। तो आपके सामने भी अगर ऐसी कभी चीज़ें फेस आई हैं कि किसी के नाम से अगर आपको लगा हो कि नहीं ये जो है विचारक इस नाम से पुरुष संबंध में आता है और स्त्री नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने अनुभवों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं जो है उनका पहला जो विशेषता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो जे.एन. टिकनर बताती हैं उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य ये मानता है कि शक्ति की अवधारणा पुरुष केंद्रित है। ये तो ठीक है, पहले भी मानता था। जिस प्रकार से मोरगेंथु ने शक्ति को परिभाषित किया वह पुरुष तत्व से जुड़ी हुई है, इसलिए मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ विषय पक्षपात पर आधारित है तथा मानवीय स्वभाव के पौरुष दृष्टिकोण पर आधारित है। इस पे नारीवादी परिप्रेक्ष्य ये पूरी तरह से मानता है। मानव स्वभाव में पुरुष तत्व और नारी तत्व दोनों ही विद्यमान है। अब यहाँ पे मानव के स्वभाव की बात आती है, जिसमें वो बात करता है कि जहाँ मोरगेंथु ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लॉज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मानव के स्वभाव के अंतर्गत ही काम करता है। तो इस पर नारीवादी विचारक ये कहते हैं कि मानव स्वभाव तो ठीक है, मानव स्वभाव के अंतर्गत, लेकिन ये दोनों आते हैं भाई, पुरुष भी और नारी भी। तो तुम किसी एक की बात को कैसे सही ठहरा सकते हो, जबकि ये मानव स्वभाव के भीतर पुरुष तत्व और नारी तत्व दोनों ही विद्यमान है। और ये सामाजिक उत्पत्ति तथा विकास तथा साथ साथ राजनीति के प्रभुत्व के तत्वों को धारण किए हुए हैं। ये सभी चीज़ें जो सामाजिक की उत्पत्ति होती है या विकास हो रहा है या राजनीतिक के प्रभुत्व के तत्व हैं, उन सभी में जो है दोनों ही पुरुष और स्त्री तत्व दोनों की मात्रा जो है तत्वों की मिलती है। ऐसे में किसी एक तत्व की प्रधानता कैसे साबित की जा सकती है।
अब जो दूसरा पक्ष देते हैं नारीवादी, वो कहते हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य दूसरा ये मानता है कि राष्ट्रहित एक बहुविध आयाम है, ठीक है, तथा परिस्थितियों के मुताबिक अनिश्चित है, इसलिए इसे केवल शक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाई ये जो है समय के साथ राष्ट्रहित किसी भी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ बदल जाती है। ऐसी स्थिति में किसी एक राष्ट्र पर परिभाषित शक्ति को केंद्रित नहीं माना जा सकता। वो कहते हैं कि इसे एक चीज पे परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार अनिश्चित हो जाती है। तो समकालीन विश्व में राष्ट्रहित, आत्मनिर्भर, वैश्विक समस्या जिसमें परमाणु युद्ध, आर्थिक कल्याण, पर्यावरणीय अपघटन शामिल है, जो सहकारिता और सहयोग की मांग करता है। तो इस तरह से जब हम समकालीन विश्व में आते हैं, आधुनिक विश्व के संदर्भ में आते हैं, तो राष्ट्रहित के साथ साथ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर हो जाता है, जिसमें वैश्विक समस्याएं सबकी अलग हो जाती हैं। हर एक राष्ट्र की अपनी वैश्विक समस्या अलग होती हैं। तो इस तरह से निपटाने के लिए परमाणु युद्ध होते हैं। इस समय वर्तमान में हम देख सकते हैं कि रसिया संदर्भ में रूस और यूक्रेन के बीच जो है कई दिनों से जो है युद्ध चल रहा है और कई महीने बीत गए हैं, लेकिन उस युद्ध का प्रभाव जो है सारे विश्व पे पड़ रहा है, लेकिन उस युद्ध का परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन उस युद्ध का परिणाम जो है सारे विश्व पर पड़ रहा है और देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में जो है उसके युद्ध का, रूस के युद्ध का जो है प्रभाव देखने को मिलता है अलग अलग समय में। तो आर्थिक कल्याण, पर्यावरणीय अपघटन भी शामिल है उसमें। जब कोई युद्ध होगा तो ये सब चीजें होती हैं और ऐसे में जो है सहकारिता और सहयोग की मांग बढ़ जाती है। यह जो है अपने दूसरे विचार में नारीवादी संबंध कहते हैं। नारीवादी विचारक जो अपना तीसरा मुख्य तत्व देने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि शक्ति इस अर्थ के साथ मन में नहीं बढ़ाई जा सकती कि यह सार्वभौमिक रूप से मान्य है। वो कहते हैं कि शक्ति को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि यह सार्वभौमिक रूप से मान्य है, क्योंकि शक्ति प्रभुत्व तथा नियंत्रण के रूप में पुरुष तत्व को विशेषाधिकृत करती है तथा यह सामूहिक सशक्तिकरण तथा नारीवाद से जुड़े अन्य पहलू की संभावनाओं को नजरअंदाज करता है। अगर हम ऐसा करें तो शक्ति प्रभुत्व तो केवल किसको दर्शाता है? पुरुष तत्वों के विशेषाधिकार को ही दर्शाता है, जिसमें क्या होता है कि नारी की संभावनाओं का जो है नजरअंदाज किया जाता है कि नारीवाद भी एक तरह से अच्छा कार्य करके जो है राष्ट्र के हित के रूप में आगे आ सकती है, लेकिन उसे क्या कर दिया जाता है? नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो चौथा विचार देते हैं जे.एन. टिकनर कहते हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य राजनीतिक क्रिया से नैतिक अधिपत्य को पृथक करने की संभावना को नकारता है। वह मानते हैं कि सारी राजनीतिक क्रियाएं नैतिक महत्व रखती हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी राजनीतिक जो है चीजें होती हैं, कार्य होते हैं, वो सभी नैतिक अधिपत्य के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, लेकिन यथार्थवादियों ने नैतिकता को इससे पृथक कर दिया है, जबकि इसे जोड़कर रखने की जरूरत है और इसका महत्व है। यथार्थवादी एजेंडा शक्ति और नियंत्रण के द्वारा अधिकतम व्यवस्था के लिए प्रयासरत है, जो सामाजिक उत्पत्ति को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आधारित पुरुषों की संतुष्टि तथा न्याय के ऊपर व्यवस्था के नैतिक अधिपत्य को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है नारीवादी जो अपना चौथा विचार प्रस्तुत करते हैं अपने पांचवें परिभाषा के रूप में जे.एन. टिकनर हमारे सामने जो बात रखते हैं, कहते हैं कि यह जानते हुए कि किसी राष्ट्र की आकांक्षाएं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के समान नहीं है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य मानवीय आकांक्षा के समान नैतिक तत्वों की खोज करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को कम करने का आधार बना सके तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण कर सके। जे.एन. टिकनर अपने पांचवें सिद्धांत में कहते हैं कि ये जानते हुए कि किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाएं जो हैं वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के समान नहीं है, क्योंकि सभी राष्ट्र की आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। नारीवादी परिप्रेक्ष्य मानवीय आकांक्षा के समान नैतिक तत्वों की खोज करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को कम करने का आधार बना सके तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण कर सके। तो इस तरह से ये एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं। जो छठा सिद्धांत हमारे सामने आता है जे.एन. टिकनर द्वारा, वो कहते हैं कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की बात करता है, को नकारता है। जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को नकारता है। वो कहता है कि किसी एक पुरुष तत्व के सिद्धांत पर यह लागू नहीं हो सकता, इसके लिए जो है अलग अलग सिद्धांतों की जरूरत है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में स्वायत्तता पुरुष तत्व के साथ जुड़ी हुई है। नारी परिप्रेक्ष्य का कोई भी सहयोग नहीं है जिसका विषयात्मक प्रयास उस वैश्विक दृष्टिकोण को निर्मित करता है जो मानवीय स्वभाव को बहुलवादी अवधारणा पर निर्भर नहीं रखती, बल्कि पुरुष तत्व पर निर्भर है।
अर्थात पक्षपाती है, जो सिर्फ एक तत्व की बात करता है और दूसरे तत्व की बात नहीं करता। संकीर्ण रूप से परिभाषित राजनीतिक जगत के चारों ओर की सीमा का नियंत्रण राजनीतिक क्षेत्रों को अलग से परिभाषित करता है, जो स्त्रियों के योगदान तथा उससे संबंधित सरोकारों को निष्कासित रखता है। यही बात होगी कि भाई स्त्रियों को जो है इससे दूर रखा गया है और पुरुष प्रधान समाज में जो है पुरुष तत्व की जो है वैल्यू दी गई है और जो स्त्री संबंध है उसे जो है इस तरह से निष्कासित कर दिया गया है। तो अपने इन 6 सिद्धांतों के बाद जे.एन. टिकनर आगे कहते हैं, तो इस तरह 6 सिद्धांतों के बाद जे.एन. टिकनर का अपना मत है कि ये नारीवादी विकल्प हंस मेरगंथु के कार्य की मान्यता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ज्ञान मीमांसा के लिए नारीवादी परिप्रेक्ष्य एक ऐसे चरण से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानवीय विज्ञान या अलैंगिकता पूर्ण निर्माण के बारे में अलग सोच रख सकते हैं, जो कि संवेदनशील है लेकिन अनोखी सोच है, क्योंकि यह पुरुष तत्व और नारी तत्व दोनों की परिप्रेक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परे रखेगी। यह विश्व में आवश्यक बन रहा है, जिससे युद्ध की तकनीकी तथा दुर्बल प्राकृतिक वातावरण मानवीय अस्तित्व के लिए भय पैदा करता है। ये कहते हैं कि जो लैंगिकतापूर्ण समाज का जो निर्माण है, जो अलग सोच रखते हैं, उसके लिए जरूरी है कि संवेदनशील पक्ष को भी ग्रहण किया जाए, क्योंकि संवेदनशील पक्ष जो है वो नारी तत्व से संबंधित है और दोनों के परिप्रेक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो चीज़ें हैं उसमें रखनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि इससे जो है प्राकृतिक वातावरण और मानवीय अस्तित्व के लिए भय पैदा हो जाएगा। यह प्रवचन तभी मानवीय या अलैंगिक बन सकता है जब इस विचारधारा में स्त्रियां पर्याप्त मात्रा में अपने आप को दर्शाएं तथा पुरुष की भांति नारी के योगदान को भी समाज गरिमा की नज़रों से देखे। तो जे.एन. टिकनर, अगर एक तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उनके विचारों को देखें तो हम पाते हैं कि वह स्त्री और पुरुष की जो है समानता पर बल देते हैं। वो कहते हैं जो स्त्री और पुरुष है उसको एक समान करने की बात पे वो बल देते हैं। कहते हैं कि ये पुरुष ने शुरू से ही जो है हर एक क्षेत्र में स्त्रियों का दमन किया है, तो जरूरी है कि ऐसे प्रवचन तभी साबित होंगे जब इन दोनों को समान अवसर दिए जाएं। आगे एक विचारक आते हैं, जैक ट्रू आते हैं, और उन विचारक का नाम है जैक ट्री। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज के अध्ययन में द्वितीय चुनौती यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में स्त्री का अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र का पूरा अवधारणात्मक ढांचा लैंगिक है। वो कहते हैं कि वह एक पक्षीय है, यानी पुरुष तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय समाज की यह अवधारणा ना तो व्यापक है और ना ही निष्पक्ष है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों से जन्मी है, जो संदर्भ मूल रूप से प्रत्यसत्तात्मक रंग में रंगे हुए हैं। तो यही बात वो भी कहती हैं और ये बात भी यही कहते हैं। तो ये बात जे.एन. टिकनर भी कहते हैं और जैक ट्रू भी यही बात करते हैं। तो दूसरा, उसके लिए वो जैक ट्रू जो है उदाहरण लेते हैं। वो कहते हैं कि नारीवादी विचारक मानते हैं कि शक्ति, संप्रभुता, अराजकता, स्वायत्तता, सुरक्षा विश्लेषण के स्तर पुरुष, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवधारणा को प्रत्यसत्ता से अलग नहीं देखा गया है। क्योंकि नारीवादी विचारक मानते हैं कि शक्ति हो या प्रभुसत्ता हो, अराजकता हो, स्वायत्तता, सुरक्षा के विश्लेषण के स्तर में पुरुष, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवधारणा जो है वो प्रत्यसत्तात्मक से अलग नहीं देखी गई है, उसके साथ जोड़कर देखा गया है। आगे कहते हैं कि प्रत्यसत्ता निजी तथा सार्वजनिक तौर पर विस्तारित है। यह सभी अवधारणा ज्ञान रूप से पुरुषों के अनुभव की पहचान करती है, ना कि स्त्रियों के अनुभव की। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक लैंगिक रूप पक्षपाती नहीं, जिसमें कि स्त्रियों को अवधारणा से बाहर रखा है, बल्कि यह जेंडर विश्व संस्थात्मक प्रत्यात्मक है। वह कहते हैं कि ये लैंगिक नहीं है, लैंगिक पक्षपाती ना होकर यह एक स्त्रियों की अवधारणा को बाहर रखा है, बल्कि ये जेंडर बेस्ड है, जेंडर से बेस्ड है, और यह एक विश्व संस्थात्मक प्रत्यसत्तात्मक है, उदाहरण। ये दूसरा उदाहरण अपना प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए समझाने के लिए से दूसरा उदाहरण बताते हैं कि यथार्थवाद तथा नव यथार्थवाद यह दावा करते हैं कि विश्व जैसा है वैसा ही लिया गया है। यही अभिकर्ता तथा घटना की विश्व के रूप में पहचान करता है। ऐसी अवधारणा जेंडर श्रेणीक्रम के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि है कि इन्होंने विश्व को वैसा नहीं लिया जैसा वो है। क्योंकि यथार्थवादी और नव यथार्थवादी ऐसा मानते हैं कि जैसा विश्व था उन्हें वैसा ही लिया गया है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं लिया है, क्योंकि नस्ल, वर्ग, जातीय पर ध्यान ना देकर विश्व तो वैसे रूप में स्थापित किया जैसा वो करना चाहते थे, अर्थात लैंगिक रूप में। नारी परिप्रेक्ष्य से देखें तो
अंतर्राष्ट्रीय समाज की मुख्य धारा में निर्मित जेंडर की सीमा को अनदेखा किया गया है। ऐतिहासिक बदलाव तथा विश्व राजनीति में निरंतरता का वर्णन करने के लिए राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक की क्षमता काफ़ी सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में नारीवादी विद्वान यह दर्शा चुके हैं कि किस प्रकार निजी, सार्वजनिक, राज्य, समाज तथा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विभाजन की स्थापना द्वारा राज्य निर्माण तथा राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय के विस्तार को जेंडर विभेदों से लपेटा गया है। ये बात जो है एकदम सामने रख दी गई है नारीवादियों द्वारा। राज्यों के अंदर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच प्रतिसत्तात्मक की उत्पत्ति हुई, क्योंकि निजी और सार्वजनिक में भेद किया गया तथा स्त्रियों को घर के कार्यों में लगाए रखने के कारण स्त्रियां सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषण से अदृश्य रहीं, क्योंकि ये घर में एक तरह से निजी तौर पर जो है कार्य करने लगी और सार्वजनिक तौर पर जो है पुरुष समाज में बाहर आया। इस प्रकार संप्रभु राज्य की क्षेत्रीय सीमा जो आंतरिक और बाहरी से घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय जगत से नागरिकों को विदेशियों से अलग करती है, वह प्रतीकात्मक रूप से परिभाषित है तथा स्त्रियों के शोषण से प्रभावित है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो निजी और सार्वजनिक तौर पर जो है चीज़ों को रखते हैं। नारीवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से घरेलू राजनीति, मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए देखने में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से घरेलू राजनीति, ठीक है, इसका भी लिख दे रहा हूँ। घरेलू राजनीति की स्वतंत्रता एक अनुशासनात्मक सीमा को आधार बनाती है और बाहर की अराजकता घर के पद सोपान का समर्थन करती है, क्योंकि घर में भी पद सोपानी है, हायरार्की है, वो उससे बड़ा है तो वो उससे छोटा है, तो उस नियम को भी यहाँ पे फॉलो करना है। तथा अंतर्राष्ट्रीय बदलाव हमेशा घरेलू राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाता रहा है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, संपूर्ण इतिहास में नारी से कहा गया कि उन्हें समान मानव अधिकार मिलेंगे, ठीक है। इतिहास में कहा गया कि भाई नारी और पुरुष कोई भी भेदभाव नहीं होगा और उन्हें समान अधिकार मिलेंगे। पुरुषों के चिंतन में समानता मिलेगी। युद्ध के बाद, स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय अर्थ में फिर पुनर्निर्माण के बाद उन्हें समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, ऐसा भरोसा दिया गया नारी स्त्री पक्ष को। लेकिन इन सब के बाद बाहरी ताकतें विजय रहीं और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है तथा स्त्रियां फिर भी अधीनस्थ हो कर ही रह जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा भरोसा दिया गया था कि ऐसी होने के बाद हमें आपके साथ कुछ ऐसा करे जाएगा और सबको समान समझा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके बाद जो है आगे एक विचारक आते हैं जिनका नाम है बेंडी ब्राउन। यह विचारक हैं, ये अपने नारीवादी सिद्धांत के इस आधार पर टिका हुआ है। वो बेंडी ब्राउन के अनुसार नारीवादी सिद्धांत इस आधार पर टिका है कि मानवीय विश्व में सभी कुछ लैंगिक रूप से निर्मित है। ये कहते हैं कि नारीवादी जो सिद्धांत है वह जो है इसलिए टिक गया है क्योंकि वो सारा आधार नारीवादी लैंगिक ही मानते हैं। यहाँ तक कि ज्ञान भी जो लैंगिक विभेद के अर्थ को स्पष्ट करता है, समाज तथा सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये हर चीज को, कोई भी क्षेत्र हो, इसको ये लैंगिक आधार मानते हैं। जो जैविक स्त्री पुरुष लैंगिक विभेद से अलग है। विशेषतः लिंग, पुरुष तत्व तथा स्त्री तत्व के असमान सामाजिक निर्माण द्वारा संस्था तथा पहचानों को ढांचागत करता है। वर्चस्वशाली प्रभुत्व, स्वायत्तता, संप्रभुता, तर्क क्षमता तथा वस्तुनिष्ठा, सार्वभौमिकता सभी पुरुष से जुड़ा है, जबकि नारी तत्व, ये सभी चीजें जो हैं पुरुष तत्व से जुड़ी हुई है, जबकि नारी तत्व की प्रभुत्वशाली धारणा इन विशेषताओं की कमी तथा अनुपस्थिति से जुड़ी हुई है। बेंडी ब्राउन आते हैं और कहते हैं कि जो चीजें जो पुरुष से जुड़ी हुई हैं और स्त्रियों के विभेद में वो बातें अपने सामने रखते हैं। इस लैंगिक निर्माण में पुरुष तत्व को नारी तत्व का रूप नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो पुरुष नारी तत्व का भाव अपने अंदर अगर लेकर आएगा तो उन्हें नारी की संज्ञा दे दी जाएगी। ऐसे में पुरुष को जो है नारी तत्व के समान उसमें ढालना चाहते हैं इस नारीवादी विचारक, तथा अपने आप को नारी से अलग रखना चाहते हैं। इस शक्ति संबंधों की यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। यदि पुरुष स्त्री की पैरवी करे या उसका साथ देता है तो इन्हें लोग जो है उसका गुलाम कहने लग जाते हैं। इस गुलाम शब्द में आता हो कि कोई भी अगर पुरुष जो है स्त्री संबंध में उनकी बातों को ज़्यादा मानता है या ज़्यादा प्रमुखता देता है तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं कि तू स्त्री का गुलाम हो गया। तो यही बात को जो है बेंडी ब्राउन यहाँ पर रखते हैं। पुरुष शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, वह नारी तत्व से अलग है। इस बात को समझना होगा। नारीवादी इस वास्तविकता तथा सामाजिक पद सोपान को दर्शाते हैं। इसका अर्थ कि इस धारणा को मानव स्वभाव के अधीन नहीं रखा जाता, बल्कि शक्ति समाज को ज्यों का त्यों बनाए रखने हेतु यह राजनीतिक प्रभाव के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय समाज भी इस बात के साक्षी हैं कि कार्यों में भी लैंगिक निर्माण को महत्व दिया जाता है, जैसा सैनिक परीक्षण,
सेना के व्यवहार और पुरुषों के लिए ऐतिहासिक संस्था व पूर्ण नागरिकता इस लैंगिक निर्माण को देखा जा सकता है। बारबरा रॉबर्ट ने कहा कि सैनिक परीक्षण एक प्रकार का सामाजिकरण है। कहते हैं कि एक प्रकार का सामाजिकरण है जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष तत्व को मान्यता दी जाती है। ये कौन कहते हैं? ये बारबरा रॉबर्ट एक विचारक हैं, वो कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो सैनिकों को औरतों की तरह व्यवहार करने पर ताने मारे जाते हैं। अगर सैनिक जो हैं वो औरतों की तरह व्यवहार करें और कोमल हृदय वाले हो जाएं तो उनको ताने दिए जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपने दुश्मन के साथ जो है प्रीति क्यों निभा रहे हो। तथा उनके अंदर भावनात्मक तत्व नहीं आने दिए जाते, क्योंकि भावनात्मक तत्व देखभाल करने वाले गुणों से सारभूत होते हैं। यदि सैनिक इन्हें धारण करेंगे तो वह स्त्रियों बच्चों की भांति नाजुक हो जाएंगे, तो फिर स्त्री और बच्चों का संरक्षण कैसे करेंगे। तो इस तरह से जो है पुरुष तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय जो यथार्थवादी विचारक हैं वो ये सब कहते हैं कि भाई अगर स्त्री तत्व पुरुष तत्वों में आ जाएगा तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे होंगी। अगर उनके गुण जो है एक तरह से आ जाएंगे तो वो सैनिक जो है रक्षा कैसे कर पाएंगे, अगर वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव आ जाएंगे। तो नारीवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय समाज के अध्ययन में यह दर्शाया कि यह एक जेंडर विभेद सामाजिक रूप से निर्मित है तथा वास्तविक रूप से झूठे हैं। वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मार्गरेट थ्रेचर ने एक दुकानदार की बेटी के रूप में ब्रिटेन के एक आयरन लेडी की भूमिका अदा की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। और पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो ने इस्लामिक औरत व पत्नी के रूप में भी नेता की भूमिका अदा की। इस प्रकार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनी फिर नारी तत्व के गुणहीनता को दर्शाते हैं तथा सत्ता में रहने पर भी महिलाएं के कार्य को महत्व नहीं देते। उदारवादी नारीवादी जो हैं विचारक वो ये प्रश्न उठाते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान क्यों नहीं समझते, क्योंकि वह मानते हैं कि जेंडर विभेद द्वारा नारी तत्व तथा पुरुष तत्व के शक्तिशाली निर्माण से समानता का प्रश्न और गहरा जाता है। ऐसा उदारवादी नारीवादी विचारक मानते हैं। आगे जे.एन. टिकनर फिर आते हैं और कहते हैं कि जे.एन. टिकनर कहते हैं कि मेरे अनुसार जे.एन. टिकनर के अनुसार समकालीन नारीवादी लेखक अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में नारीवाद के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा मानते हैं। जो समकालीन विचारक हैं वो सुरक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु सुरक्षा की परिभाषा, असुरक्षा की व्याख्या तथा सुरक्षा को बढ़ाने हेतु किए जाने वाले उपाय सभी पर नारीवादी दृष्टिकोण परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय समाज के दृष्टिकोण से भिन्न है। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय समाज के अनुसार सुरक्षा को राजनीतिक तथा सैनिक संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि सुरक्षा तभी हो सकती है जब उस राष्ट्र की राजनीतिक और सैनिक स्तर पर जो है वो मजबूत हो, जैसे देश की सीमा की सुरक्षा अथवा शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में राज्य की एकता तथा अखंडता की सुरक्षा इत्यादि। नारीवादी लेखक इसे आवश्यक क्षेत्र का नाम देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य एकल इकाई होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर राज्य क्या होते हैं? एकल इकाई होते हैं, और वह अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्राय शक्ति संतुलन का सहारा लेते हैं, जिसमें सेना एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य अंग होती है। परंतु नारीवादी लेखकों के अनुसार यह परिभाषा संकुचित है, परंतु नारीवादी लेखक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर परिभाषित करते हैं तथा इसे बहुस्तरीय धारणा मानते हैं। इनके लिए सुरक्षा का अर्थ है सभी प्रकार की हिंसा का अभाव। नारीवादी विचारक कहते हैं कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। ये सुरक्षा के अर्थ को इस संदर्भ में मानते हैं कि हिंसा का अभाव, चाहे हिंसा के ढांचे भौतिक हो अथवा मानसिक, क्योंकि राज्य के शक्ति ढांचे में स्त्रियां हास्य पर होती हैं, यानी हंसिए पर होती हैं, और क्योंकि नारीवादी लेखक स्त्री की सुरक्षा को केंद्रीभूत मानते हैं, अंततः अधिकतर नारीवादी अध्ययन व्यक्ति तथा सामाजिक समुदाय से आरंभ होता है, ना कि राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज से। सुरक्षा एक भ्रामक तथा पाशविक धारणा है तथा इसमें संघर्ष के तत्व निहित हैं। यह आदर्श ना होकर प्रक्रिया है जिसमें स्त्रियों की अनिवार्यता अपनी सुरक्षा हेतु कार्य करना चाहिए। सुरक्षा हेतु संघर्ष का अर्थ है इन सामाजिक श्रेणीबद्धता का पर्दाफाश करना तथा समझाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस प्रकार इसका निर्माण करती है तथा इन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। सुरक्षा की नारीवादी परिभाषा सामाजिक संरचना विशेष लैंगिक संबंधों पर आधारित है।
नारी का जीवन घर में बीतता है और अधिकतर राज्यों में निजी कहकर कानून से अलग कर दिया जाता है। अंततः नारीवादी लेखक इसे लेकर शंकित हो जाते हैं कि राज्य स्त्री को कहाँ तक सुरक्षा देता है। सुरक्षा के संदर्भ में नारीवादी लेखक इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि युद्ध तथा सशस्त्र विवाद के दौरान नारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय विकास रिपोर्ट के अनुसार युद्धों में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो 10% से 90% हो गई। इसके अनुसार नागरिक जनसंख्या में स्त्री सबसे बड़ी शिकार है। हालांकि विश्व की निर्मित सेना में इसका हिस्सा 2% भी नहीं है। माँ के रूप में परिवार की देखभाल करने वाली स्त्रियों पर युद्धों के दौरान लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर पड़ता है। जैसे खाड़ी युद्ध में लगाए गए प्रतिबंध युद्ध के कारण जनसंख्या के अस्त व्यस्त होने के संदर्भ में इस रिपोर्ट के अनुसार स्त्रियां तथा बच्चे शरणार्थी जनसंख्या का 80% हिस्सा हैं। विश्व स्तर पर होने वाले सहस्त्र विवाद के परिणाम स्वरूप यह शरणार्थी जनसंख्या 1970 में 30 लाख से आगे 1994 में करोड़ तक पहुंच गई। इनके अनुसार युद्ध के दौरान होने वाले बलात्कारों की तरफ भी ध्यान दिया गया। इनके अनुसार युद्ध के दौरान बलात्कार एक दुर्घटना नहीं बल्कि क्रमबद्ध युद्ध राजनीति का हिस्सा है। तो इस तरह से जो है नारीवादी जो है हर एक पहलुओं को छूते हुए बताते हैं कि कैसे युद्धों के दौरान सुरक्षा की गारंटी तो ली जाती है, लेकिन जब युद्ध होता है तो कैसे स्त्रियां जो है वो हाशिए पर नजर आती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पर ही किया जाता है। नारीवादी लेखकों के अनुसार असमान लैंगिक संबंध राज्य की सैनिक गतिविधियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इस धारणा को चुनौती देते हैं कि सेना में युवा पुरुषों की नियुक्ति स्त्रियों व बच्चों की सुरक्षा के लिए की जाती है। जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती वह दूसरों की सुरक्षा कैसे करेगी। इस संदर्भ में नारीवादी लेखकों के अनुसार नारी की सुरक्षा पितृसत्ता संबंधों के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। संक्षेप में नारी लेखक सुरक्षा प्रश्न पर भी परंपरागत अंतरराष्ट्रीय समाज की धारणा को चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि यह असमान सामाजिक संरचना पर आधारित है तथा इनका मानना है कि सुरक्षा की व्यापक धारणा का निर्माण करने से पहले राज्य तथा पुरुष प्रधान आधारों का पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। तो नारीवादी जहां इस बात पर जोर देते हैं वह एक तरह से देखा जाए तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुई है, यानी वो लैंगिक आधार पर ही नारीवादी अपना जो है विचार आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने यह वीडियो जो है इस PDF के माध्यम से पूरी की है, जिसमें नारीवादी संबंध के JN टिकनर के विचारों से आप अवगत हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को नए हैं अगर अभी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अंत में यह PDF आपको कैसे मिल सकती है, इसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारे फेसबुक पेज पॉलिटिकल वॉरियर्स पर जाना होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करना है और वहाँ पे सर्च बटन पे आपको क्लिक करके वहाँ लिखना है पॉलिटिकल वॉरियर्स। और पॉलिटिकल वॉरियर्स जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने पॉलिटिकल वॉरियर्स का पेज खुल जाएगा। तो उस पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप अगर आप कोने पे देखेंगे तो वहां पे मैसेज अस का ऑप्शन होगा, उस मैसेज अस पर क्लिक करें और हमें मैसेज करें हमें मैसेज कर दें कि आपको ये PDF चाहिए। तो हम हमारे चैनल YouTube पे जाएं और वहां पर जो है हमारे चैनल का WhatsApp नंबर है, उस नंबर पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह से आप इस वीडियो को पा सकते हैं। तो इस तरह से आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विचारक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय भारत, जय हिंद।